ये मांग के मुल्क चलाना, मांग के घर नहीं चलता, ये मांग के मुल्क चला रहे हैं। और मुल्क चलाना असल बात नहीं है, असल मसला है मुल्क बनाना। अब ये सुनते हैं, गालिबन शायद समझते नहीं है, समझते हैं तो अमल नहीं करते। हर प्राइम मिनिस्टर, हर मिनिस्टर, हर ब्यूरोक्रेट जब सेमिनार में आएगा तो यही तकरीर करेगा कि जी इट इज़ प्राइवेट लेड ग्रोथ, मुल्क ने प्राइवेट सेक्टर से आगे जाना है। आज कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। भाई गवर्नमेंट का काम यह है कि बिजनेस चुटकी लोगों की बात सुनो। बेहतरीन माहौल दिया है ना, 125 मल्टीनेशनल कंपनीज वापस चली गई हैं, पर ना प्राइम मिनिस्टर की आईब्रोज हिल रही हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर की हिल रही हैं। अपनी एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं जो भी आके कि उसको कवर अप स्टोरी करने के लिए कि जो लोग बाहर गए, हमने कहा ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। ठीक है, अब ये जो कंपनियां बाहर गई, इस पे ये इसको स्पिन दे सकते हैं कि यार वो आए थे, हमें सिखा के चले गए। तो इसमें तो कोई इंतहा नहीं है कि ये किस तरह एक मतलब मार्केटिंग करते हैं ना। दिस इज स्पिन, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कि जी अवाम को एक हफीम में रखा हुआ कि सब ठीक है। देखिए इकोनॉमी टर्न कर गई, वी आर, कितनी दफ़ा आप बताएं ये हमने जुमला सुना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब टेक ऑफ स्टेज पर है। कि मैंने उनको एक दफ़ा कहा कि ये पंजाबी का है कि उड़ जावांगे या उर्दू का उड़ान है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बाद, ज़राअत के बाद सबसे बड़ा शोबा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो नौकरियां मुहैया करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मौके, नौकरी के मौके होते हैं बड़े कम पैसों में, थोड़े पैसों में जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत सारी नौकरियां वहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। इंडिया बांग्लादेश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जीडीपी का शेयर 10 और 10.5% है, बांग्लादेश में 10.5%, हमारा 1.9 है, खींचतान के इसलिए 2% कहते हैं। बजट में अल्लाह करे आपकी मेहनत और की बातें कहीं कारामद साबित हों, कारगर हों। अब बजट की तरफ आए तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग चोरी कर रहे हैं, और लोग का मतलब है बड़े बड़े सेक्टर्स, उन्होंने 4 सेक्टर्स के नाम ले लिए। वो तो आईएमएफ की टीम आ गई ना। नहीं बात आईएमएफ की टीम पहुंच गई, तो वो अपनी इनको देगी फरमाइशें और ये सर तस्लीम हम करेंगे। दिस रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट। ये सब लोग अपने पॉलिटिकल साइकिल को देखते हैं, ये मुल्क के साइकिल को नहीं देखते। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सादा आदमी हैं या समझदार आदमी हैं? ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये है कि वो मेरी और आपकी अगर सजेशन को ऑप्ट करते हैं तो फिर उनके अपने पैसे नहीं बनते हैं। आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर एफबीआर का रखा हुआ है, इतनी मैन पावर रखी हुई है, और उसके 90% टैक्सेस आपके ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होते हैं सिर्फ विद होल्डिंग के नाम पे। तो भाई इस मैकेनिज्म को खत्म करें। आने वाले बजट में बताएं आपको क्या, आप क्या फोर्स कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन? मैं तो आने वाले बजट के लिए वही बातें करूंगा जो आप इतने अरसे से कर रहे हैं, जो मैं इतने अरसे से कर रहा हूं कि भाई रेवेन्यू फोकस ना रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रखें। सरकार उस तरफ नहीं आती, जहाज खरीद लिया सीएम पंजाब, पता नहीं सर किसने खरीदा। आप टारगेट बार बार आपका बातें जो पंजाब की तरफ जा रही हैं। ये कह रहा हूं कि वो जो एक देखें मलिक साहब, माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना कि जी हमने मुल्क बनाना है बाय रेवेन्यू इंक्रीज करने हैं, बाय एक्सपेंडिंग द टैक्स, बाय लोअरिंग द टैक्स रेट, एक्सपेंडिंग द टैक्स ब्रेक, और मीनवाइल उस कमी को, अगर वो कमी आए, एक्चुअली तो कमी इतनी नहीं आएगी, वो अपने खर्चे कम करने हैं। अपने खर्चे तो कम हो नहीं रहे, वो तो ऐसे ही हमें हर साल खत आ जाता है, स्टैंडर्ड एसओपी है कि जी बजट प्रपोजल भेजो, वो मिनिस्ट्री से भी आ जाता है, एफपीसीसी से भी आ जाता है। इस मुल्क में जो सेल्स टैक्स है ये 18%, This should be in single digits. Why are you taxing consumption? लोगों की हालत खराब हो गई। जापान में सर 3% था, 3 से 5 हुआ, तुम शोर मचा दिया लोगों ने। डंडे से आप लाना चाह रहे थे, अभी देखिए ना गोल्ड कहाँ पे है, सिल्वर कहाँ पे है, स्टॉक मार्केट कहाँ पे है, क्रिप्टो कहाँ पे है। बस सर, अब उससे मुझे ये बताएं कि उससे ये क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे क्या टैक्सेशन आ रही है। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की, टैक्सेशन की, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि ये कैसे आने वाले बजट को देखते हैं कि उसमें क्या कोई रिलीफ होगा, या जैसे हुकूमत हमेशा से एक टोपी ड्रामा लेकर चलती है कि हम कंस्ट्रक्शन को
रिलीफ देना चाहते हैं, हाउसिंग को रिलीफ देना चाहते हैं, बट एट द एंड वो कोई रिलीफ नहीं होता। सिर्फ एक अखबारी खबरें होती हैं या मीडिया हाइप्स बनी होती हैं कि हमने ये कर दिया, बट उसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आता। अरशद दास साहब, अभी कल एक प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की। तो कोई अब रोशनी डालें कि आप इसको कैसे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन को, टैक्सेशन को, इन सारी चीज़ों को। जी एहसन मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस फोरम से ये बात करने का। लेकिन जो बात अभी आपने कही अपने तारुफी कलमात में कि हर साल हम ये एक्सरसाइज करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट की टैक्सेशन में, और आप मेरे ख्याल में लोगों को पता है कि जितनी मेहनत से और दिल जमई से आपने काम किया और मुख्तलिफ सरकारी कमेटी के मेंबर बने, और कोई छोटे लेवल पे नहीं, FBR के लेवल पे कमिटीज़, ताकि इस मसले को, टैक्सेशन को देखें। लेकिन ये आपका तजुर्बा है, मेरा भी 13-14 साल से मैं इसी, दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हाँ, एक ही कश्ती के सवार हैं, और यही लगे हुए हैं कि शायद ये हमारी सुन लें। अच्छा, अब ये सुनते हैं, गालिबन शायद समझते नहीं है, समझते हैं तो अमल नहीं करते। आखिर में वही होता है जो ब्यूरोक्रेट्स, जो इस मुल्क के करता धरता समझते हैं कि उन्हें हर चीज़ पता है, वही कर रहे आते हैं। आज एक और कोशिश कर लेते हैं आपके साथ बैठ के, हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात इस फोरम से कहीं पर ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां पर इस पर कोई अमल हो जाए। लास्ट ईयर भी, अगर आपको याद हो, हमने बड़ी बजट डिबेट्स वगैरह अरेंज की और उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया। एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी तजावीज़ भी देते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर अमल नहीं होता। उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैं डिफरेंट फोरम पे भी कहता हूँ, कि इन्होंने किताबें तो पढ़ ली हैं, डिग्रियां भी ले ली हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से ली हैं, बाहर दुनिया से भी डिग्रियां ले आए हैं, बट प्रॉब्लम ये है ग्राउंड रियलिटी पे एक्सपीरियंस नहीं है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप ऐसे ही ब्लंडर करेंगे जैसे आप अभी आजकल देख रहे हैं। ये एहसन मलिक साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। देखिए, ये जो आपने बात की ना, एक नॉलेज होती है किताबी नॉलेज, और एक हम जैसे, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने हाथों से ज़मीन से काम शुरू किया और किसी लेवल पे अपनी कारोबार को ज़ाती हैसियत में या एसोसिएशन के लेवल पर हम ऊपर तक लेके आए। तो ये पॉलिसीज़ जब उन लोगों की इनपुट के बगैर बनती हैं जिनको फील्ड का तजर्बा है, तो फिर ये किताबी एक एक्सरसाइज रह जाती है, ये थ्योरेट। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मुल्क, ये टैक्सेशन, ये सिस्टम पाकिस्तानी लोगों के तजर्बे से ठीक होगा। बाहर से लोग इंपोर्ट करके, बाहर की किताब में पढ़ के वो पॉलिसी बनाए, वो थ्योरी दे देती है। आपका इशारा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ तो नहीं है जी? आपका इशारा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा हर उसकी तरफ, एक्सपर्ट की तरफ है जो आके बाहर से जहाज पे आते हैं और मुल्क ठीक करने चल पड़ते हैं। ना इनसे ठीक होना है, ना इनसे चलना है, ना बनना है। देखिए, दो माइंडसेट अलग हैं मलिक साहब। एक है मुल्क चलाना, ये 70 साल से चला रहे हैं, बेग बोरो स्टील, कभी तोक ईस्ट पे चला गया, कभी वेस्ट पे चला गया, कभी ब्रादर मुल्कों पे चला गया। ये मांग के मुल्क चलाना, मांग के घर नहीं चलता, ये मांग के मुल्क चला रहे हैं। और मुल्क चलाना असल बात नहीं है, असल मसला है मुल्क बनाना। अब मुल्क बनाने की जब बात होती है तो उसके लिए एक अलग जहन चाहिए। आपने लोगों पे ट्रस्ट करना है। ये समझते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई अपनी ज़ाती फ़ायदा लेने के लिए पॉलिसीज़, या मैं और आप जो बात कर रहे हैं इसमें आपका ज़ात का, एहसन मलिक की ज़ात का या एहसन मलिक के कारोबार का कोई फ़ायदा है, अरशद दाद के कारोबार का कोई फ़ायदा है, कतन ऐसा नहीं है। नहीं, जिन्होंने फायदा लेना होता है सर, उन्हें तो अच्छा, जिन्होंने फायदा लेना होता है वो शोर नहीं मचाते, वो चुपके से पॉलिसी में वो तब्दीली ले आते हैं जिससे उनकी जाती बिजनेस को फायदा हो। बिल्कुल। हम वो लोग हैं जो हम कहते हैं इज्तमाई सोच हो, इज्तमाई माहौल बनाएं। फायदे की बात नहीं कर रहा मैं, वो माहौल बनाएं जिसमें आपके मुल्क के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि किसी मुल्क के किसी टीम की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो SMEs हैं, वो फले फूलें। वो जो छोटे हैं वो मीडियम पे आए, जो मीडियम है वो बिग पे जाएं, तब ये एक तवातर से काम होगा। ये इतनी बुनियादी बात नहीं समझते, कहते हैं करते नहीं हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि वो माहौल दें
जिसमें प्राइवेट सेक्टर फले फूले। आप ये देखें, हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर ब्यूरोक्रेट जब सेमिनार में आएगा तो यही तकरीर करेगा कि जी इट इज़ प्राइवेट लेड ग्रोथ, मुल्क ने प्राइवेट सेक्टर से आगे जाना है। आज कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। भाई गवर्नमेंट का काम यह है कि बिजनेस की लोगों की बात सुनो, और अगर उनमें आपको कोई सेल्फिश चीज नजर आती है उसको रोको, लेकिन वो माहौल दो जिस माहौल में फले फूले। एक पौधे को लगाने के लिए माहौल चाहिए ना। मैं अंधेरे में एक पौधा रख दूं, माहौल दिया हुआ है, इसमें फल नहीं है। बेहतरीन माहौल दिया ना। 125 मल्टीनेशनल कंपनीज वापस चली गई हैं। अब देखे ना, अब मैं वो 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में स्टोरी आई थी, उसमें देखा 125 कंपनीज पाकिस्तान से अपने सेटअप बंद करके वापस चली गई हैं। तो मतलब इसके ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर की आईब्रोज हिल रही हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर की हिल रही हैं। अपनी एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं जो भी आके कि उसको कवर अप स्टोरी करने के लिए। बट मैं समझता हूं कि जो मेन अरबाब इख्तियार हैं, जिनको आप भी जाके मशवरे देते हैं, कभी कभार हम भी जाके उनको बता देते हैं, बट वो क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे कि यार इस चीज को कैसे ठीक करने चले हम। मलिक साहब, ये आपने जो बात की, इससे बजाय इसके कि कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा लीडर कोई सबक हासिल करे, ये इसको नया रंग दे देंगे। मसलन अब सख्त बात कहने लगा हूं कि जो लोग बाहर गए, हमने कहा ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। ठीक है। अब ये जो कंपनियां बाहर गई, इस पे ये इसको स्पिन दे सकते हैं कि यार वो आए थे, हमें सिखा के चले गए। तो इसमें तो कोई इंतहा नहीं है कि ये किस तरह एक मतलब मार्केटिंग करते हैं ना। दिस इज स्पिन, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि जी अवाम को एक हफीम में रखा हुआ कि सब ठीक है। देखें इकोनॉमी टर्न कर गई, वी आर, कितनी दफ़ा आप बताएं ये हमने जुमला सुना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब टेक ऑफ स्टेज पर है, रनवे पे जहाज तैयार है, इंजन फुल स्पीड पे उड़ने वाला है। बिल्कुल। उड़ान है कि उड़न है, मतलब अल्लाह जानता है। मैं तो नहीं, पंजाब उड़ान की बात तो नहीं हो रही। मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको एक दफ़ा कहा कि ये पंजाबी कहा है कि उड़ जावांगे, या उर्दू का उड़ान है। अभी सर क्या नजर आ रहा है आपको ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप क्या समझते हैं? अच्छा सर देखें, किसी भी बिजनेस में कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन, आपको पता है, इल्म है, और हम ये बार बार हर फोरम पे बात कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बाद, ज़राअत के बाद सबसे बड़ा शोबा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो नौकरियां मुहैया करता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के मौके, नौकरी के मौके होते हैं बड़े कम पैसों में, थोड़े पैसों में जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत सारी नौकरियां वहां पे लोग एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, जिसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा ऐड ऑन, आप कंटिन्यू। ये जो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ये जमीन पे ही होनी है ना? ये नहीं, ये जमीन में भी हो सकती है, लेकिन अब तो स्पेस में भी हो रही है। स्पेस में भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो जमीन पे ही होनी है ना। बगैर जमीन के तो कंस्ट्रक्शन का तस्वुर नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको एज अ होल इकट्ठा देखना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन के या रियल एस्टेट के दो मॉडल हैं। ठीक है, पहले मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो नौकरियां मुहैया करती है, इसमें एक तो नौकरियों का नंबर है, एक इसका स्पेक्ट्रम है कि अनपढ़ मजदूर से लेके ग्रेजुएट इंजीनियर तक वाइड स्पेक्ट्रम, जिसे एंटीबायोटिक नहीं होती बीमारी को, ये एक बहुत बड़ी इसमें खूबी है कि ये हर लेवल, स्टोर कीपर भर्ती हो जाता है, गार्ड भर्ती हो जाता है, ड्राइवर लग जाता है साइट के ऊपर, इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, यानी आप देखें अक्रॉस द बोर्ड लोग इसमें नौकरी शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखिए, आप अपने आप को कंपेयर रीजन से कर सकते हैं ना। मैं अपने आप को अमेरिका से, कनाडा से करूं तो लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, हम मिड कंट्रीज, अभी मिड लेवल कंट्रीज में भी नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जीडीपी का शेयर 10 और 10.5% है, बांग्लादेश में 10.5%, हमारा 1.9 है, खींचतान के इसलिए 2% कहते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कंस्ट्रक्शन कहाँ खड़ी है, रियल एस्टेट कहाँ खड़ी है। जब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, अब कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जहाँ जुड़े हुए हैं वो ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि कंस्ट्रक्शन होती ही ज़मीन में, तो ज़मीन का मुहैया करना ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है। उस पहले स्टेप के अंदर अगर तकलीफ होगी
लैंड रिकॉर्ड गलत होंगे, पटवारी फर्द के पैसे मांगेगा, ओनरशिप क्लैरिटी से नहीं होगी। अच्छा, वैसे एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं इस पे, सीएम पंजाब ने वैसे बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, मेरी उसमें 2-3 दफ़ा मुलाकात थी उनके डीजी से, जिस तरह की वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव, वो काफी बेहतरी है। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है। ये देखें, मैं इस बात को फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ही हो रहा है। गवर्नेंस जो है उसमें हमें नजर आ रहा है बेहतरी, लेकिन इट इज अ लॉन्ग वे टू गो। हम तो जनरल पॉलिसी की बातें कर रहे हैं, इसमें जो भी काम अच्छा हो रहा है वो हमें मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन टोटल जो सर्कल है ना, जो पॉलिसी है, वो समझनी चाहिए कि जिस तरह आपने कहा पहला स्टेप है रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट को अगर आप ज़मीन का टुकड़ा खरीद के कुछ अरसा रख के बेच दें तो वो रियल एस्टेट नहीं है, ना वो कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, तो वो सिर्फ रह जाएगी प्रॉपर्टी डीलिंग। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। दैट्स नॉट डेवलपमेंट, दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू, दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। वो किसी जाती आदमी का, जिस तरह शेयर की खरीदो फरोख्त है, ठीक है, आप खरीदे, आपने इनको बेच दिया, आपने मुझे बेच दिया, मैंने गेन कर दिया। यही तरीका है जब आप सिर्फ प्रॉपर्टी को एज प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, वो एक अलग कहानी है। और उसको उसमें सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट आपको पता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपने मैंने एक प्लॉट ले लिया और इंटेंट यही है मैंने घर बनाना है, और वो डेवलपर उसका पोजेशन नहीं देता, तो मेरा क्या कसूर है? सर देखें, आप तो बात कर रहे हैं ना कि डेवलपर की, वो नेक्स्ट स्टेप है कि आप एज अ डेवलपर ने एक जमीन का टुकड़ा लिया, उसमें वैल्यू एडिशन की कि उसको कॉलोनी की शक्ल दी, एरिया डेवलपमेंट वर्क किया, वो वैल्यू एडिशन है, दैट शुड बी इनकरेज्ड। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर रेगुलेटर का काम है देखना कि जिस डेवलपर ने आवाम से वादे किए हुए हैं, ठीक है, अब कानून देखें, आपने लिखा है कि इतने % प्लॉट तुम जमा कराओगे, RDA, LDA, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जो रेगुलेटर है कॉलोनी डेवलपमेंट की, लेकिन उस सारे कानून के मुताबिक बजाय लोग खज्जल ख्वार हो जाते हैं, उनको प्लॉट नहीं मिलते, और फिर केस नैब में। आज भी मैं आपसे कह रहा था, वो CBR का केस भी अब नैब ने शुरू कर दिया। तो अगर इदारों के ऊपर रेगुलेटर ही कमज़ोर हो, तो मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी कहा था, एक प्रोग्राम में भी कहा था कि क्या हमारे रेगुलेटर इनकॉम्पिटेंट हैं या कम्प्लिसिट हैं? आपने कहा दोनों हैं। तो अब जिस मुल्क में रेगुलेटर ही इतना कमज़ोर हो, तो फिर अवाम की इस्तेसाल होता। नहीं अर्शद साहब, इसमें मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना, देखिए रेगुलेटर एक न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं पॉसिबल कि CDA अगर कोई चीज बना के दे रहा है और वही उसका रेगुलेटर है, एक थर्ड पार्टी रेगुलेटर होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे FBR ने अगर बजट बनाना है तो कोई इनकम टैक्स का अफसर उसमें बजट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सर FBR ने तो पॉलिसी, हमने जो आपने शोर मचाया, इकोनॉमिस्ट ने शोर मचाया कि FBR की पॉलिसी और रेवेन्यू कलेक्शन अलग कर दो। उन्होंने पॉलिसी अलग की और FBR का अफसर बिठा दिया वहां पर। तो हम अब उससे मतलब तो आप बताएं क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और उसमें क्या हकीकी तब्दीली क्या आई है? जीरो। ऐसे ही है ना। नहीं, तब्दीली तो बजट में पता चलेगी ना। देखिए सर, बजट में अल्लाह करे आपकी मेहनत और की बातें कहीं कारआमद साबित हों, कारगर हों। अब बजट की तरफ आए तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग चोरी कर रहे हैं, और लोग का मतलब है बड़े बड़े सेक्टर्स। उन्होंने 4 सेक्टर्स के नाम ले लिए, सीमेंट, शुगर, एक और है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट अपने ही लोगों से रियल एस्टेट ऐड कर लेना टैक्स चोरी में, ये क्या आप ऐड कर ले, मैं अभी साबित कर दूंगा आपको। हाँ, अब ये देखिए कि ये अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट नहीं कर। दूसरा, अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से पर्टिकुलरली आऊँ, रियल एस्टेट को आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो 7E का एक आप देखें क्या, अब ज़हनी तौर पे वो मतलब वो एक मजाक है। अगर आप उसको टेक्निकली देखें तो 7E का लागू करना एक मजाक है कि जी डीम्ड इनकम, अभी आपने कुछ किया नहीं, तो वो तो फिर आप एक आदमी से वैसे 18 साल की उम्र पे लिखते हैं कि तुमने सारे उम्र में इतना डीम्ड इनकम होगा तो ये तुम देना शुरू कर दो। ये तो एक ऐसी अजीब सी बात है ना कि आपके पोटेंशियल को असेस करके उस पर इनकम टैक्स। अच्छा, अब जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का हवाला है, इसके 2 हिस्से हैं। एक वो कंस्ट्रक्शन जो एक डेवलपर करता है, प्लॉट लिया, सड़कें बनाई, बिजली लगाई, पानी लगाया, और वो
प्लॉट दे दिए फॉर हाउस बिल्डिंग, या वो घर बना के बेचता है। दूसरी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जो प्योर कॉन्ट्रैक्टिंग जिसको कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करता है डेवलपर के लिए या सरकार के लिए, जो पीएसडीपी डिलीवर करता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में, रेलवे स्टेशन, जो भी करता है वो जमीन ही सेलिंग सर्विसेज, वो प्रोडक्ट नहीं बेचता। डेवलपर प्रोडक्ट बेचता है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपनी सर्विसेज बेचता है। ये दोनों में बहुत वाज़ेह फर्क है। बिल्कुल ठीक। अब इन्होंने क्या किया, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं तो इन्होंने हमारे ऊपर फिक्स टैक्स रजीम रखा हुआ था, जो आईएमएफ के कहने पे आपको भी पता है ख़त्म किया गया। फिक्स टैक्स रजीम का बैकग्राउंड ये था कि उन्होंने हमारा जीपी रेट 1997-98 में असेस किया था 18%, और उसमें वो हमारे 5-6% करके ओवरहेड्स, वो कास्ट ऑफ सेल्स लगा के उन्होंने कहा भाई आपका नेट प्रॉफिट 10% है, और उस ज़माने में 30% हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता था, तो 30% ऑफ 10% वॉज 3%। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, हम तुम पे 3% ऑफ टर्नओवर लगाते हैं, दिस इज योर फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। हम लोग मान गए कि जान छुड़ गई हमें सारे सिस्टम से, हमने सिर्फ ये साबित करना होता था कि हमारी ये सारी पेमेंट्स, और हमारी सारी पेमेंट्स क्रॉस चेक से होती है, क्योंकि हमारी बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में चंद लोग हैं जो कैश पेमेंट या करते हैं, अदरवाइज 99% बैंकिंग थ्रू, वी कैन नॉट हाइड आवर इनकम, ठीक है, इट कम्स थ्रू क्रॉस चेक्स। तो हमने सिर्फ ये साबित करना होता था कि जो पेमेंट आई उसका 3% डिपॉजिट हो गया है, वो हमें सर्टिफिकेट एट सोर्स कट के मिल जाता था। वो 3 से इनको आदत हो गई, बड़े अच्छे पैसे आना शुरू हो गए, 3 से 3.5, 5, 5.5, 7, 7.5% तक ये वो फिक्स टैक्स रजीम में ले गए। अब इन्होंने जब आईएमएफ का प्रेशर पड़ा कि भाई आप इसको ख़त्म करें एफटीआर को, आपको पता है एक्सपोर्टर से भी ख़त्म करते, इन्होंने उसको मिनिमम टैक्स रजीम में ले आए। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि मिनिमम टैक्स रजीम दो और उसके अलावा 29% दो हमें। अब इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट 30% प्रॉफिट हो तो मेरा वो टैक्स बनता है। हम लोग और इनके अपने गवर्नमेंट के जो हमें टेंडर या रेट एनालिसिस होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% से ऊपर हमें इजाज़त नहीं देते, कैप कर देते। सो 10 या 12% पे आप काम करके और इतना बड़ा टैक्स दे, तो ये सोच की बात है। ये वो जो आप कहते हैं कि ये पहले इनकी ये सोच ही ऐसी है कि दे आर रेवेन्यू माइंडेड, they want to maximize revenue, not to increase the tax base, not to come into ease of business। वो माइंडसेट ही नहीं है। ये अभी बजट बनेगा, ये टारगेट पहले करेंगे और उसके बाद बजट बनाएंगे। ये तो आईएमएफ की टीम आ गई ना, नहीं बात आईएमएफ की टीम पहुंच गई, तो वो अपनी इनको देगी फरमाइशें और ये सर तस्लीम खम करेंगे। दिस रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट, not in my industry, not in your industry, across the board. It has not to be a revenue generating exercise, it has to be a business friendly long term सोच। अच्छा, ये long term में बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा पॉलिटिकल साइकिल है 5 साल का कागजों पे, 3 साल में कोई ना कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये सब लोग अपने पॉलिटिकल साइकिल को देखते हैं, ये मुल्क के साइकिल को नहीं देखते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड चाइना। अब मैं आगे और क्या बात करूं? नहीं, अभी आप और जहां पर हमें लंबे साइकिल मिले भी हैं, किसी की तरजीहात में ये शामिल नहीं है कि मुल्क को लॉन्ग टर्म पॉलिसी से बनता है, मुल्क शॉर्ट टर्म पॉलिसी से, फायर फाइटिंग से नहीं बनता। हमारा सारी लीडरशिप इस अ फायर फाइटिंग मोड। इधर आग लग गई, भेज दो। वो भी वैसे एक्चुअल आग लग जाए तो वो नहीं बुझती इनसे। कराची में सर, अभी जैसे भी आपने पाकिस्तान बिजनेस फोरम की बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने उसमें स्पीच की, एक छोटा सा सवाल है, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सादा आदमी हैं या समझदार आदमी हैं? सर, मेरी तो उनसे इंटरेक्शन डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन जो उनकी तकरीरों से, जो तकरीर से नज़र आता है, तो मुझे समझ, मैं देखें, ये मैं मान नहीं सकता कि उनको समझ नहीं है। वो कारोबारी ख़ानदान से है, उन्होंने अपने कारोबार चलाए हैं, उनके रोरिंग कारोबार हैं, ठीक है, तीसरी नस्ल के कारोबार हैं, अब 3rd जनरेशन, ठीक है। ये मैं नहीं मानता कि ही डजंट नो द प्रॉब्लम्स। नहीं तो फिर सर मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मेरा पहला सवाल आपसे पिछली दफ़ा भी जब हम बैठे थे एक और पॉडकास्ट में, आर दे कंप्लेसेंट और आर दे कॉम्प्लिसिट और आर दे इनकॉम्पिटेंट? बहुत आज भी मेरा यही जवाब है। फिर क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कमेंट करूँ किसी के ऊपर? ये देखें, मैं क्या हम दोनों का एक काम है
कि हम इनको वेकअप कॉल देते रहें। कभी तो कोई सुनेगा ना, वो तबलीग वाला काम कभी तो कोई जागेगा इनमें से। पंजाबी कहते ने सुत्तियां नूं ते जगा सकने आ, जागियां नूं किस तरह जगाइए? सर जितनी देखिए, ये हमने पास में देखा है, एक एक्सपीरियंस हुआ है कि आप जितना हैमर करते रहेंगे एक दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर कर रहे हैं, तो बस वो हैमर कर रहे हैं। और ये जो बैठे हैं आज इसी सिलसिले का कड़ी है ना कि हम बार बार इनको ये कहते हैं कि भाई लंबा सोचो। आप सिर्फ 1 साल का सोचते हैं कि इस साल, अच्छा जिसको टारगेट पहले दी जाए तो वो फिर बजट उस टारगेट को पूरा करने के लिए बजाएगा, या जिसको टारगेट ये दिया जाए कि इकोनॉमी ठीक करनी है। इकोनॉमी इज नॉट रेवेन्यू जनरेशन। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब इस बुनियादी सोच में अगर नहीं है तो मैं और आप लाख कहते रहे, वो कहते हैं हमारे घर का खर्चा पहले बनाओ, हमें बताओ पहले हमारे पैसे कितने। सर हम तो वो बताते हैं, बट ये वो ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करते। उसकी रीजन ये दे डू नॉट ट्रस्ट द पीपल, दे डू नॉट ट्रस्ट द बिजनेस कम्युनिटी। दैट इज द रियल थिंग। नहीं सर, आप थोड़ा सा और साइड पे कह रहे हैं, मैं और एंगल पे कह रहा हूँ। सर ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये है कि वो मेरी और आपकी अगर सजेशन को ऑप्ट करते हैं तो फिर उनके अपने पैसे नहीं बनते हैं, उसमें चीजें क्लैरिटी में आ जाती हैं। हाँ। मतलब जैसे भी आपने प्राइम मिनिस्टर का कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन 3 सेक्टर्स में टैक्स की चोरी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने इन तीनों सेक्टर्स में विद होल्डिंग एजेंट बनाए हुए हैं। भाई इसको आप खत्म करें। आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर एफबीआर का रखा हुआ है, इतनी मैन पावर रखी हुई है, और उसके 90% टैक्सेस आपके ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होते हैं सिर्फ विद होल्डिंग के नाम पे। तो भाई इस मैकेनिज्म को खत्म करें ताकि, और ये जो एडवांस टैक्स का मैकेनिज्म है इसको खत्म होना चाहिए। सर वो देखें ना, वो क्योंकि उनको एक बड़ी पुरानी आदत पड़ गई है एट सोर्स काटने की विद होल्डिंग एजेंट के थ्रू। अच्छा ये बात मैंने हाईएस्ट लेवल ऑफ एफबीआर की, और दुनिया में मैंने कहा कोई विद होल्डिंग कोई एजेंट है आप बगैर पैसों के उससे काम करवा रहे हैं। अगर मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ सरकार का और मैं पैसे काट के सरकार को दे रहा हूँ, तो आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द गवर्नमेंट। एम आई अलाउड टू कीप X% ऑफ माई कलेक्शन एज माई फी? ठीक है, जब मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ, मैंने फाइल करने हैं, मैंने कागज़ निकालने हैं, मैंने अकाउंट्स में बंदे रखने हैं जो विद होल्डिंग एजेंट काट के, कोई मैन आवर्स लगते हैं ना जी, तो जवाब मिला नहीं है। तो मैंने कहा आइन के खिलाफ है ना सर, आइन के खिलाफ है किसी से काम लेना और उजरत ना देना। अर्शद साहब आप बात नहीं समझे, जो विद होल्डिंग एजेंट हैं, जो टैक्स उन्होंने 1 जुलाई को काटा वो उन्होंने 30 जून से पहले टेन्योर तक उन्होंने पे करना है। तो वो जो 1 साल 1 जुलाई को अर्शद साहब ने को टैक्स पे कर दिया, तो वो तो जो विद होल्डिंग एजेंट था उसने तो पूरा 1 साल वो पैसा यूज किया, उसको उजरत किस चीज की मिले? नहीं सर 1 साल क्या, जो मेरी खबर है जिस तरह हमारा टैक्स एट सोर्स करता है वो 15 दिन के अंदर इन्होंने जमा कराना होता है। जो हमारी जो विद होल्डिंग जो हम टैक्स काटते हैं वो हमने तो उस महीने में जमा कराना है। जो हम टैक्स किसी अपने वेंडर का काटते हैं तो हमने उसी वक्त 2 चेक बनते हैं, एक वेंडर के नाम, एक उसका टैक्स उसी वक्त बनता है एफबीआर के नाम और उसी वक्त जमा होता है। वी कांट होल्ड इट कानून के। मैंने तो प्रैक्टिस में देखा है काफी। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो ये कर रहे हैं कि नहीं कराते, मतलब विद होल्ड कर लेते हैं और जमा नहीं कराते। वो तो कानून की खिलाफ वर्जी है ना। अच्छा वहाँ पे एफबीआर उनको पूछती नहीं। देखिए बात आपने जो की ना, अगर विद होल्डिंग, हर चीज़ सबलेट है इस मुल्क में, टैक्स कलेक्शन इज सबलेट टू विद होल्डिंग एजेंट्स। इट इज लाइक ये सड़क पे जो लगे होते हैं ना, क्या ये टोल टैक्स कि जी वो कलेक्ट कर रहे हैं ना हर गाड़ी से, तो ये हर पेमेंट के ऊपर। अच्छा मज़े की एक और बड़ा अच्छा इसमें एंगल है हसन साहब कि अगर मैंने ये प्लानिंग कमीशन को कहा, चेयरमैन एफबीआर से मेरी बात हुई कि भाई अगर आप एक मिनिमम टैक्स 8% है हमारा, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे और 90% टैक्स कंस्ट्रक्शन का सरकारी कामों से आ रहा है, पीएसडीपी और एडीपीज, तो वो तो ये है कि एक जेब से निकाला 8% और दूसरी जेब में डाल दिया। हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में मिनिमम टैक्स रख लेते हैं तो वो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन गया ना। इट्स एक्चुअली नॉट टैक्स ऑन माय प्रॉफिट, इट्स अ फिक्स टैक्स, मिनिमम टैक्स। उसको एफटीआर कह लें, एमटीआर कह लें, मिनिमम टैक्स रिजीम, फिक्स टैक्स रिजीम। तो वो मैंने एहसन इकबाल साहब से कहा, मैंने कहा जी डायरेक्ट 8% आप एफबीआर को दे दिया करें अपने पैसों से, बिकॉज वो हमारे थ्रू जा रहे हैं ना, दैट इज ऑल। और इसको ये टैक्स कलेक्शन कहते हैं।
मलिक साहब सोचें, इट इज नॉट टैक्स कलेक्शन, यू इट इज रेवेन्यू फ्रॉम वन हेड टू द अदर। इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स रखी हुई है ना, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला तो मैकेनिज्म है ही नहीं कि नहीं आपने इस बैंक में पैसे जमा कराने हैं। वो भाई दुनिया चेंज हो गई है, आप किस गवर्नमेंट को पैसे मिलने चाहिए वो चाहे किसी भी मीडियम से हो, मतलब ये पैलरा वाले यही चीज अडॉप्ट की है। सर टाइम कम है, आने वाले बजट में बताएं आपको आप क्या फोर्स कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए? मैं तो आने वाले बजट के लिए वही बातें करूंगा जो आप इतने अरसे से कर रहे हैं, जो मैं इतने अरसे से कर रहा हूं कि भाई रेवेन्यू फोकस ना रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रखें, एक्सपेंशन ऑफ एसएमईज रखें, एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस रखें, और उसमें वक्त लगेगा और उसमें थोड़ी सी आपको तंगी आएगी। सर मैं और आप कोई चीज भी अच्छा करना चाहते हैं, उसमें एक तंगी का, उस तंगी को पूरा करें बाय रिड्यूसिंग योर एक्सपेंडिचर्स। सरकार उस तरफ नहीं आती, जहाज खरीद लिया सीएम पंजाब, पता नहीं सर किसने खरीदा। आप टारगेट बार बार आपका बातें जो पंजाब की तरफ जा रही हैं। ये कह रहा हूं कि वो जो एक देखें मलिक साहब, माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा ना कि जी हमने मुल्क बनाना है बाय रेवेन्यू इंक्रीज करने हैं, बाय एक्सपेंडिंग द टैक्स, बाय लोअरिंग द टैक्स रेट, एक्सपेंडिंग द टैक्स ब्रेक, और मीनवाइल उस कमी को, अगर वो कमी आए, एक्चुअली तो कमी इतनी नहीं आएगी, वो अपने खर्चे कम करने हैं। अपने खर्चे तो कम हो नहीं रहे। अच्छा, अपने खर्चे में एक तो इफेक्टिव है ना कि एक सिंबॉलिक बड़ी मैसेज जाती है लोगों को कि यार दे आर विद अस। अपने वो जैसे पिछले दौर में एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जी जो कोई भी आएगा सिर्फ चाय के साथ बिस्कुट मिलेंगे, सिंबॉलिक था, लेकिन उस सिंबॉलिज्म का एक इफेक्ट होता है ना पब्लिक पे, एक बिजनेसमैन पे इफेक्ट होता है, एक आम आदमी पे इफेक्ट होता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब अपने सीएम के दौर में मीनारे पाकिस्तान पे उधर बाग में आके बगैर पंखे के बैठ जाते थे, बाइकआउट कर रहे हैं, बिजली बचा रहे हैं। सर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेटिव, ये परफॉर्मेंसेज होती हैं, दे आर नॉट सिंबॉलिक लॉन्ग टर्म मेजर्स। सिंबॉलिक लॉन्ग टर्म मेजर्स वो हैं जो वेस्ट में लोग करते हैं, साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर आता है। एक सोच तब्दीली चाहिए, जनरल सोच नहीं बदलेंगे, एक्शंस नहीं बदलते। ये हम और आप में पॉलिसी इंटरवेंशन इज अ चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो जब तक वो नहीं होगा, हम बजट के हवाले से फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, उनकी सुनो और मानो। अच्छा, खाली सुन के मतलब हाँ, दाएं बाएं से ना निकाल। वो तो ऐसे ही हमें हर साल खत आ जाता है, स्टैंडर्ड एसओपी है कि जी बजट प्रपोजल भेजो, वो मिनिस्ट्री से भी आ जाता है, एफपीसी से भी आ जाता है। हमने वो एक स्टैंडर्ड बना के भेजते हैं, उनमें से आज तक कभी कोई असर नहीं हुआ। तो ये जब तक सिलसिला बदलेगा नहीं और स्टेक होल्डर्स को बिठा के सुन के उनसे, और हर सेक्शन को अलग अलग बुलाएं। वो एक दफ़ा आपको यार सबको इकट्ठा बुला लेते हैं, प्लानिंग कमीशन में 80-90 बंदे होते हैं, 100 बंदा होता है, और बातें होती हैं और घर चले जाते हैं, चाय का कप। और ये फील है कि शायद जो टैक्स पॉलिसी अभी फाइनेंस डिवीजन के अंडर गई है तो शायद कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट आए। हालांकि वो माइंडसेट जो आपने सोच की बात की, सोच तो वो एक आईआरएस अफसर की ही है जिसने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। बट मेरे ख्याल में आईएमएफ का जो थोड़ा बहुत प्रेशर है टैक्स बेस के लिए, कलेक्शन के लिए, और अगर हम कोई एक अच्छी हाइप बना सकें पॉजिटिव टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, और जो ओवर टैक्सेशन है या पब्लिक ओवर बर्डन्ड है टैक्सेशन की वजह से, उसको अगर किसी तरीके से हम मैनेज करें और जो फिगर एफबीआर अचीव करना चाहता है उसके लिए उसको समझाया जाए या उसको प्रेजेंटेशन दी जाए कि अगर आप ये चीज कम करते हैं तो इसका ये इंपैक्ट आपको यहां से पॉजिटिव लेकर जाएगा, तो मेरे ख्याल में उम्मीद करनी चाहिए। और करते हैं एहसन मलिक साहब, जो आपने अभी बात की इसका एक हल है ना। देखें, हम तो कहते हैं ना कि पहली तो बात यह है कि वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बाय ट्रेनिंग, क्योंकि ब्रिटिश की लेगेसी है ना, इज एन एक्सट्रैक्टिव ब्यूरोक्रेसी। इनका माइंड सेट एक्सट्रैक्टिव है, दे आर नॉट हियर टू, इनकी सोच ही नहीं है टू गिव टू पीपल, सर्विस देने की सोच नहीं है, लेने की सोच है। अनफॉर्चुनेटली ये है, इसमें रहते हुए ये तो मैं बदल नहीं सकता, इनकी ट्रेनिंग से लेके अब तक मैं नहीं बदल सकता। इसमें मैं और आप सिर्फ इनको ये कह सकते हैं, भाई अगर हमारी बात में तुम्हें वजन नजर आता है तो एक पायलट प्रोजेक्ट चला लो, किसी एक इनकम टैक्स सर्कल में वो बातें करके देख लो जो हम कह रहे हैं। मसलन अभी अब इस मुल्क में आप सोचें, इस मुल्क में जो सेल्स टैक्स है
ये 18%, दिस शुड बी इन सिंगल डिजिट्स। Why are you taxing consumption? लोगों की हालत खराब हो गई। जापान में सर 3% था, 3 से 5 हुआ, तुम शोर मचा दिया लोगों ने। आप सोचे किस स्कीम ने इनको कल नहीं आती 12% से हम शुरू हुए थे, 18 पे हम ले गए। ये किस हकीम ने इनको कहा है कि ये तरीका है? सर इट्स ऑल अबाउट मनी मेकिंग। जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी टैक्स एवेजन होगी। जब टैक्स एवेजन होगी तो जो भी सर हायर लोग हैं, हायर टैक्सेशन इनहिबिट्स डॉक्यूमेंटेशन। जितना टैक्स बढ़ाएंगे लोग टैक्स से भागने की कोशिश करेंगे। आप टैक्स को कम करें, इक्विटेबल करें, तो लोग अच्छा इनफॉर्मल होने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फॉर्मल होने की कॉस्ट कम होगी। तो जब आप फॉर्मल इकोनॉमी को फैसिलिटेट करेंगे तो लोग खुद ब खुद आएंगे। धक्के से ये डंडे से लाना चाहते हैं, लोग नहीं आएंगे। लेकिन डंडे से आप लाना चाह रहे थे, अभी देखिए ना गोल्ड कहाँ पे है, सिल्वर कहाँ पे है, स्टॉक मार्केट कहाँ पे है, क्रिप्टो कहाँ पे है। बस सर, अब उससे मुझे ये बताएं कि उससे ये क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे क्या टैक्सेशन आ रही है? साहब मैं तो ये कहता हूँ, अभी हमने जो दूसरी मैं आपसे कह रहा था अभी वक्फे में जो थोड़ी सी ब्रेक हुई कि हम वो जब भी देते हैं हम कहते हैं यार हमारी बात न मानो, एक पायलट प्रोजेक्ट चला लो। मैं हर एक को कहता हूँ, और दुनिया में ये होता है कि यू रन अ पायलट और उसकी फीडबैक से आप उसको ठीक करके फिर लागू करते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी एक एरिया में, किसी एक सर्कल में इकोनॉमी इसमें टैक्स के आप ये चीज़ें करके तो देखें, किसी एक सेक्टर में करके देख लें। चलें पाकिस्तान का कोई एक आध सेक्टर लें, उनमें देखें कि आप अगर ये कमियां करते हैं तो क्या रेवेन्यू बढ़ता है जो आप कह रहे हैं या घटता है। लेकिन ये नहीं करते। ये वो लीप ऑफ फेथ या ट्रस्ट है ही नहीं इनमें, इनकी ट्रेनिंग में नहीं है। इट इज़ टू टेक आउट हाउ मच, जिस तरह आपने कहा द टारगेट इज रेवेन्यू, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, नथिंग एल्स। और जब तक ये माइंडसेट है हम यही मेहनत करते रहेंगे, यही कोशिश करते रहेंगे, मैं और आप और मुझ जैसे और आप जैसे बहुत से लोग जो इस मुल्क में बात करते हैं। ठीक, तो वो अल्लाह करे इस मर्तबा सुनी जाए इंशाअल्लाह ताला। बाहर से लोग इंपोर्ट करके बाहर की किताब में पढ़ के वो पॉलिसी बनाए, वो थ्योरी दे देती है। आपका इशारा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ तो नहीं है जी? आपका इशारा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा हर उसकी तरफ, एक्सपर्ट की तरफ है जो आके बाहर से जहाज पे आते हैं और मुल्क ठीक करने चल पड़ते हैं। ना इनसे ठीक होना है, ना इनसे चलना है, ना बनना है।